हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ़लसफ़ा ज़िंदगी का में। दोस्तों, जबलपुर की साहित्यिक परंपरा बहुत पुरानी है और इसमें एक से एक साहित्यिक विभूतियों ने इस परंपरा को समृद्ध किया है। उसी में एक नाम है राजेंद्र चंद्रकांत राय, जिन्होंने उपन्यास, संस्मरण, कहानियाँ, बच्चों के लिए और जाने क्या-क्या साहित्यिक रचनाएँ की हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम फ़लसफ़ा ज़िंदगी के लिए राजेंद्र चंद्रकांत राय जी के साथ हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं उनकी साहित्यिक यात्रा पर। सर, आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि अ, आपकी साहित्यिक यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि आज हम लोग यहाँ बातचीत के लिए यहाँ बैठे हैं। देखिए, हुआ ऐसा था कि बचपन में जब मैं 7वीं या 8वीं कक्षा पढ़ता था, उस समय सिनेमा के जो गाने बजते थे रिकॉर्ड्स पर, वो मुझे बहुत लुभाते थे और उनको सुनकर के मैं गाने लिखता था। सर, एक गाना उन दिनों बहुत बजता था, पायल की झंकार रस्ते रस्ते, सर, ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते। तो मैंने भी रस्ते रस्ते की झंकार, प्यार, तकरार, इकरार ऐसे तुक मिलाकर जी, एक गाना लिख डाला कि सिनेमा का गाना लिखना कौन सी बड़ी बात है, जी, हम जी। लिख सकते हैं। सर, अब लिख लिया। 7वीं 8वीं पढ़ते थे, सुनाए किसको? जी, माँ बाप को सुनाए तो डांट पड़ने वाली थी कि ये सब क्या करते हो। जी, जी, तो हमारी माँ की एक सखी थी जी, जी, और उनको हम लोग बिही वाली काकी और एक को कुम्हड़ा वाली काकी कहते थे कि उनके घरों में, एक के घर में बिही का पेड़ लगा था, एक के घर में कुम्हड़ा का। जी, बिही वाली काकी जो थी, वो सिनेमा के जो गाने की किताबें लिखती थी 2 आने की, जी, उनका संकलन करके रखती थी और जब कभी फुर्सत हो तो हमें बुला के बिठा के और गाने सुनाती थी। जी। सुनो, क्योंकि उन्हें कोई सुनने वाला हाँ, मिलता नहीं था सर, और उनके बच्चे नहीं थे और उनके हस्बैंड पुलिस में थे, तो चले जाते थे, तो वो अकेली रहती थी, तो क्या करें, तब वो गाती थी। जी, तो मुझे बुला लीजिए, तो मैं उनसे बचता था कि जब ये बुला लेंगे जी, जी, तो हम लोग खेलते रहते थे, सर, पर वो सपड़ में आ जाते थे, जी, जी, तो बुला के सुनाते थे। जी। तो मैंने कहा कि मैं आज उनको अपना जो सुनाऊँ। मैंने लिखा है वो सुनाऊंगा। जी, तो मैं गया और मैंने कहा, काकी मैंने एक सिनेमा का गाना लिखा है, वो सुनो। जी, तो मैंने उन्होंने कहा, हाँ बताओ क्या लिखा है तुमने। तो हमने सुनाया और सीधे सीधे सुना दिया। बोले नहीं, असली गा के सुनाओ। तो गा के हमने सुनाया, अच्छा नहीं सुनाया होगा, तो फिर उन्होंने उसको लिया और उसको एक सुधार। राग अच्छा, दी राग में गाया सर। और उसको सुनाया। मैं आपको यह बताऊं कि जो बिही वाली काकी हैं, जी, बहुत सालों बाद उनको एक बेटा हुआ सर, और वो आज जबलपुर में एक बहुत प्रख्यात पत्रकार है। उसका नाम पवन पांडे है अरे सर, क्या बात। और वो मुझे इंडिया इसमें प्रदेश टुडे के दफ्तर में 3-4 साल पहले अचानक मिला जी, और वो तब मुझे पता चला कि ये उनका बेटा है। जी, 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 तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बचपन में हम जिनके बेटे बनकर सर, कविता गीत सुनते और सुनाते। सुनाते रहे हैं, उनका बेटा एक बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार के स्वरूप में जी, 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 यहाँ काम कर रहा सर, है। सर, सर, सर। तो इस तरह से वो तो हुआ। शुरुआत हुई, जी, और जब स्कूल में जाते थे तो महादेवी वर्मा और निराला जी की, दूसरे तमाम दिनकर जी की कविताएं जो है वो पढ़ते थे। जी, हमारी एक मैडम थी, जी, 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 उमा रानी शुक्ला, जी, वो हमको हिंदी पढ़ाती थी सर, और वो इतनी प्यारी हिंदी पढ़ाती थी, इतनी अच्छी अध्यापिका थी कि इतना अच्छा विश्लेषण करती थी, व्याख्याएं करती थी कहानियों की, नाटकों की, कविताओं की, कि हमें लगता था हम उन्हें सुनते रहे। हाँ, उसने रुचि पैदा कर दी। तो उसने उस चीज को बढ़ावा दिया। एक जी, दिन जी, हमने चुपके से उनको दिखाया कि हमने भी कुछ लिखा है, जी, तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। जी, उन्होंने कहा लिखा करो, सर, सर। और जिससे वो बहुत लाड़ करती थी उसका नाम के आगे लाल लगाती थी। तो अच्छा, बोले अच्छा, राजेंद्र लाल, जी, 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 आज सबको अपनी कविताएं सुनाओ, तुम्हें वाले भी ये कविताएं लिखते हैं। अच्छा, अच्छा, तो पूरी क्लास के सामने फिर हमारी एक जी, जी, कविता जो है सर, वो सुनाई गई। जी, 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 तो इस तरह से इसकी शुरुआत शुरुआत हुई। हुई।
सर। और ये जो कहना चाहिए कि जैसे आपको एक अच्छी शिक्षिका के रूप में, अध्यापिका के रूप में जो ऐसे प्रेरणादायी मैडम मिली, तो फिर जब आप शिक्षक बने हो आपने भी फिर उस परंपरा को जारी रखते हुए बिल्कुल जी 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 हुआ ये कि जब मैं मैट्रिक पास हुआ जी और उसके तुरंत बाद मुझको नौकरी जी ज्वाइन करना पड़ी। जी पारिवारिक हम लोग बहुत समृद्ध लोग नहीं थे, तो और बड़ा परिवार था। हम 5 भाई बहन थे, माता पिता मिला के 7 लोगों का परिवार था, मैं सबसे बड़ा। सर। तो मैं जॉब में गया और अध्यापक हुआ प्राइमरी स्कूल का। और जब मैं पढ़ाने के लिए गया तो मुझे मेरे अध्यापकों के चेहरे और पढ़ाने की शैली और वो सब चीज़ें जो है वो दिखने लगी। और जो सबसे अच्छे मेरे अध्यापक थे, सबसे अच्छे पढ़ाते थे, मैंने उसकी कॉपी करने की अच्छा अच्छा कोशिश की। जी 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 तो मैं बहुत दिनों तक उनकी तरह पढ़ाता अच्छा रहा। जी जी लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी तरह से पढ़ाना चाहिए। जी 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 तो जब मैं यहाँ बीए में पहुंच गया, 3-4 साल अध्यापन करते हुए हो गया, फिर मैंने उसमें से अपनी एक शैली जी डेवलप की। सर और वो शैली ये थी कि मैं पहले गीत को गाता था, जी 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 फिर बच्चों से गवाता था, जी फिर सामूहिक रूप से बच्चे और हम मिलके गाते थे। तो उनमें क्योंकि मैंने उनसे कहा देखो गीत इसलिए है कि रस हम आना गाएं, जी जी रस आना जरूरी है। कहानी इसलिए है कि हम लोग जो है कथा उसके रस अंदर में डूबें, जी डूबे सर नाटक इसलिए है कि हम उसको अभिनय करें, जी 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 मंच पे नहीं करें तो हम यहाँ क्लास में करें, बिल्कुल बिल्कुल हम अपनी देह भाषा से करें, जी जी हम अपने वाणी से उतार चढ़ाव के साथ संवाद बोलें, जी इसलिए ये पाठों में है। तो मैं उसी तरह से मैंने जो है उनको पढ़ाना लिखाना शुरू किया। और कोई लिखने वाला मिल जाता था, जी रुचि वाला मिल जाता था, उस बच्चे को हम लोग जी सबसे ज्यादा हाईलाइट भी करते थे, उसकी मदद। एक स्टूडेंट हमारा जो है वो आजकल बड़ा फिल्मकार है और उसका यूट्यूब पर अच्छा और फेसबुक पर वो विख्यात है और लगभग 10-12 जिसमें जनसत्ता जैसा अखबार है, जी जी वो रेगुलर कॉलम लिखता है अरे वाह सिनेमा पर और ओटीटी पर। सर राजीव सक्सेना, अच्छा अच्छा जी तो ही वॉज माई स्टूडेंट इन क्लास 9th, सर 9वीं में था और उसको मैंने 11वीं तक 3 साल पढ़ाया, 9वीं 10वीं 11वीं। तो उसमें मैंने बच्चों के लिए एक अखबार निकाला था अंकुर, जी उसको मैंने संपादक बनाया था। क्या बात है सर। तो वो अभी उसने जबलपुर पर एक बड़ा लंबा अपना जो है फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जी जी 4-5 दिन पहले। जी और जबलपुर की चीजों को याद करते हुए उसने ये भी याद किया कि हम कहाँ पढ़ते थे और हमको आरपी राजीव चंद्रकांत राय सर पढ़ाते थे और उन्होंने मुझको संपादक बना दिया था जबकि मैं 8वीं में पढ़ता था। और ये तो वो बच्चे जो है वो अब अच्छी जगहों पर जी हैं। सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपका मतलब औपचारिक ऐसा लेखन, मतलब जो ऐसी पहली कौन सी किताब थी जो लोगों में, वैसे तो आपका सब कुछ जो आपने लिखा है बड़ा लोकप्रिय है, लेकिन स्पेशली जो स्लीमैन के बारे में आपने लिखा उसने मतलब हम लोगों विशेष रूप से जो ऐसी अध्ययन में मतलब बहुत ज्यादा साहित्यिक रुचि नहीं रखते हैं, मतलब या साहित्य में ज्यादा डूबे नहीं, उन लोगों को बहुत आकर्षित किया। और स्लीमैन पे जो कुछ आपने लिखा उसको हम लोग पढ़ के और आपके बारे में ज्यादा उत्सुक हुए जानने को। तो पहला आपने जो औपचारिक उपन्यास लिखा या कविता संग्रह क्या लिखा और फिर स्लीमैन तक कैसे आए? जी, बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस पर जवाब देने की बहुत आकांक्षा भी रखता था कि ये जानकारी लोगों के साथ शेयर करूं। देखिए मैंने जो है मैं सागर विश्वविद्यालय में अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए गया और हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में तब बहुत अच्छे रचनाकार उस समय के पढ़ रहे थे, कोई एमए कर रहा था, कोई रिसर्च कर रहा था। तो वहां पर एक गोविंद द्विवेदी जी थे जो बाद में वहाँ प्रोफेसर हुए और एक बंसी माहेश्वरी थे पिपरिया के, आकंठ नाम की उन्होंने पत्रिका भी निकालते हैं, वो अनुवाद की पत्रिका है, विदेशी पत्रिकाओं का उसमें अनुवाद होता है। तो वो उनके साथ मेरी मित्रता हुई। नवीन सागर कथाकार के रूप में बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हुए, मैथिली शरण गुप्त के नाती थे जी और मौरानीपुर से पढ़ने सागर आए थे, कहानियां लिखते थे
और अब नहीं रहे संसार में, 8-10 साल हो गए। कथादेश पत्रिका ने उनके न रहने पर पूरा अंक अच्छा, उन पर प्रकाशित किया। निकाला था और जी। बहुत अच्छा वो काम। जी। तो इन सब के साथ मैं संपर्क में आया, तब मैंने पाया कि मैं जो लिख रहा हूँ वो छायावादी धारा जो है। शिल्प है, जी। भाषा है, भाव है, एक तरह का लिजलिजापन है, जी। मैं उसमें लिथड़ा हुआ हूँ। जी। 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 जो यथार्थ है, खुरदुरापन है, जी। जीवन का संघर्ष है, उससे नावाकिफ, प्रगतिशील धारा थी, उससे थोड़ा अलग। हाँ, बाहर हूं मैं। तो जब इन लोगों को मैंने सुना, इनके साथ बैठा, मैंने उनके साथ बहसें की, विमर्श किया, उनको कविता पाठ करते हर हफ्ते कहीं ना जी। जी। कहीं किसी कमरे में लोग जुटते थे, वहां मैंने अपने को रिफाइंड किया जी। और मैंने जाना कि साहित्य की वर्तमान धारा क्या है। जी। मैं तो 20 साल पहले जी। जी। की रचनाओं में डूबा हुआ था। जी। जी। महादेवी वर्मा हमारे सामने थी, जी। नागार्जुन नहीं थे, शमशेर नहीं थे, जी। जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं थे, रघुवीर सहाय नहीं थे, जी। जी। इनका नाम नहीं जानते थे हम, जो हमारे कंटेम्प्रेरी राइटर थे उस समय के। जी। जी। लेकिन हम उनके 20 साल 25 साल बाद जिनका समय जा चुका था उसमें लगे, उनमें खोए हुए थे, जी। क्योंकि हमारे अध्ययन में वही वो आए आए थे। थे। जी। जी। तो वहां से मैंने तो पहले ट्रैक पे आया, मैं जी। राइटिंग ट्रैक पे। और जब मैं लौट कर आया तो मैं कहानियां लिख रहा था और जबलपुर आया और ज्ञानरंजन जी से मेरी मुलाकात हुई। जी। 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 और शशांक एक अच्छे कहानीकार हैं हमारे समय के, जी। भोपाल दूरदर्शन और लखनऊ दूरदर्शन के डायरेक्टर भी थे, अब रिटायर हो गए हैं, भोपाल में रहते हैं। जी। वो यहाँ पढ़ते थे और हम लोगों की दोस्ती थी, हिमांशु राय, शशांक और मैं और 4-5 लोग। उन्होंने मुझको ज्ञान रंजन से मिलाया। जी। ज्ञान रंजन का हमारे लिए बड़ा क्रेज था। जी। 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 जो उस फिल्मों में हमारे लिए देवानंद और दिलीप कुमार का था, वो साहित्य में, वो साहित्य में हमारे ज्ञान लिए रंजन। जो है वो ज्ञान रंजन का था। जी। तो हम ज्ञान जी से मिले और ज्ञान जी की कहानियां फैंस के इधर और उधर या और उनकी जो है शेष होते हुए जी। जी। पिता, जी। जी। इन कहानियों ने पूरे हिंदुस्तान के तहलका लिटरेचर को हिला हाँ, रखा था। था। जी। जी। तो हम उसके राइटर से मिलने गए अग्रवाल कॉलोनी के जी। उनके मकान में जी। और उनसे मिले, बातचीत हुई। उन्होंने कहा आया करो, बातचीत हुई। अगले हफ्ते हम एक कहानी लेके पहुंचे। हमने कहा हम एक कहानी लाए हैं, सुनिए। जी। तो मैंने कहानी सुनाई जी। जी। और सोचा ये मेरी बहुत तारीफ करेंगे। जी। तो गर्मी के दिन थे, जी। तो उन्होंने पानी की बोतल उठाई और अंदर चले गए। जी। कहानी खत्म हुई तो वो अंदर चले गए। जी। तो मैंने शशांक और राजेंद्र दानी और हिमांशु की तरफ देखा, जी। तो वो हंसने लगे। जी। तो मैंने क्या हुआ? बोले यार बहुत ही कचरा कहानी लाए हो तुम, ये इसमें तो कुछ कहीं पहुंचते ही नहीं है कहानी में। तो ठीक है, मैं चुप हो गया। मैं अगले इतवार पहुंचा। जी। मैंने कहा आज फिर दूसरी कहानी लाया हूं। जी। दूसरी कहानी मैंने सुनाई और ज्ञान जी ने उसको सुना। जी। और उस दिन मैंने कहा जो बॉटल लेके उठ के अंदर जाएंगे पानी लाने के लिए या उसको पीने के लिए, यहाँ से जाएंगे वाप चले जाएंगे, उठ कर उनके उठ कर जाना ही संकेत हो जाओ, कहानी का समापन जी। जी। रिजेक्ट हो गई। जी। तो वो नहीं गए और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सुधारो, अच्छा। इसकी भाषा ठीक करो, जी। जी। इसको एक बार और लिखो। तो मैंने उसको एक बार और लिखा, मैंने अब ठीक है। अच्छा। अच्छा। तो मैंने आकर के उसको रखा और सारिका को भेज दिया। अच्छा। अच्छा। तो सारिका में वो कहानी गांधी तंत्र अच्छा। शीर्षक से 1972 में अच्छा। वो प्रकाशित हुई। पहली कहानी, कमलेश्वर उसके संपादक थे। जी। जी। तो इस तरह मेरी पहली रचना जो है वो कहानी के तौर पर सामने आई और मैं कहानीकार हुआ। जी। जी। कविताओं से मैंने अपना पिंड छुड़ा लिया, सुनने तक और पढ़ने तक मैंने अपने को सीमित रखा, क्योंकि कविताएं प्रेरित बहुत करती हैं। जी सर। और कहानी में मेहनत बहुत लगती है, लंबा आपको उसके साथ रहना पड़ता है। फिर मैंने कहानियों में अपने को मांझा और रिसर्च करना सीखा कि अगर मैं कहानी किसी सब्जेक्ट पे लिख रहा हूं तो पहले मैं उस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा जानूं, समझूं, उसकी तकलीफ को पहचानूं। सर मुझे बीच में एक कहानी लिखना पड़ी जो चूहों के बारे में थी। जी। 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 पर्यावरण के विषय पर चूहों पर एक लंबी कहानी मैंने लिखी और वो पाइपर माउस कहानी का शीर्षक है। और हंस इसमें नया ज्ञानोदय में लीलाधर मंडलोई जी ने
70 पेज की उस लंबी कहानी को जब प्रकाशित किया क्या बात तो उस अंक में फिर और कोई कहानी नहीं है। थी नहीं। सारी कहानियां जो है उन्होंने वो ओके। करके एक, क्योंकि वो बड़ी बड़ी पूरी खबर थी। कहानियों की पूरी जगह उसने घेर ली। जी 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 तो पाइपर माउस पढ़ने के लिए जिसमें ये है कि लोग कह रहे हैं, एक विज्ञापन आता था टीवी पर जी कि दवाई रखिए, चूहा घर के बाहर जाकर मरेगा। जी जी वो विज्ञापन में ऐसा लिखा कहा होता जाता था। जी तो मैंने उस विज्ञापन को देखा, सुना और मैंने उसको महसूस किया कि सारे चूहे अगर मार डाले जाएंगे, जाएंगे। क्योंकि कोई भी प्राणी हाँ, अगर उसका पृथ्वी पर है, जी 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 हमारे इस जी जी उस पर है, खाद्य श्रृंखला में उसका अपना योगदान है। तो प्रकृति मैं उस जी निसर्ग जो है वो कोई वो उसने गलती नहीं की है। हाँ, वो किसी न वहाँ किसी कारण कोई से जो पेड़ है, कोई पौधा है, बेवजह कोई नहीं। प्राणी है, वो बेवजह नहीं नहीं है, जी सकारण है। जी 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 और उसका इस पूरी चैन के साथ एक मैं रिश्ता है, जी जी और वो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य है जी तो हम तो साफ करने की बात कर करते रहे हैं कि हैं। इसको हाँ हाँ खत्म कर दो, जी 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 मच्छर नहीं होना होना चाहिए, चाहिए। चींटी नहीं होना चाहिए, ये तो इसका पूरे जो चूहा समुदाय है उस पर क्या असर होगा। जी तो वो देखता है एक चूहा जो है वो अपने परिवार के पास वो बांद्रा कुर्रा कॉम्प्लेक्स जो है, वहाँ नाबार्ड की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे जी बुलाया गया जी सुनने के लिए। मैं सुनने गया था। जी वहां पर उन्होंने किसानों का शत्रु जी चूहा, अच्छा इस ये पे सब्जेक्ट था, हाँ इस पर उन्होंने बोला और उसको कैसे मारना है, कैसे खत्म करना है, कैसे नुकसान करता है। उन्होंने आंकड़े दिए कि इतना गेहूं खा लेता है, इतने किलो खाता है, इतना बिथरा देता है, इतना अपने घोंस में उसमें तमाम रखता है, आंकड़ों से वो इतना सत्यानाश कर रहा है दुनिया का, और ये दुश्मन है, उसको ऐसे मारना है, इसके लिए ऐसे करना है, ये सब। तो मैंने कल्पना की कि वहां एक चूहा भी था, जी और एक चूहा एक्चुअल वहां से ऐसा निकला, और मेरे बाजू में एक बहुत ही आधुनिक जी आधुनिका जी मैडम बैठी थी, तो एकदम वो घबरा आ गई। गई जी जी रैट, हाँ माउस, ऐसा बोला उन्होंने। हम्म, मैं हंसा, मैंने कहा वो भी आज आया है कि मेरे बारे में यहाँ पर क्या कॉन्फ्रेंस बात है, तो वो सुनने आया है। जी तो थोड़ा वो मुस्कुराई, क्योंकि इसके पहले मुस्कुराई नहीं रही थी, चश्मा जी वश्मा जी लगा के बैठी थी। मैं कनखियों से देख रहा था, एक आध बार मुस्कुराए, कुछ बातचीत शुरू हो, पर नहीं की। जी पर उनके इत्र की खुशबू से मैं अच्छा अच्छा सराबोर हो रहा अच्छा था। सर तो प्रौढ़ महिला थी, जी अच्छी थी, जी अच्छी जी लग रही थी, उनमें एक गरिमा भी थी, जी कहीं प्रोफेसर रही होंगी। तो मैंने फिर कल्पना की घर आकर कि वो चूहा जिसने कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी है, वो इससे कितना आतंकित हुआ। जी अपने घर में गया, जो उसमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के सामने झोपड़ियां थी, जी 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 तो मैंने देखा यहाँ झोपड़ियां हैं, यहाँ इतनी बहुमंजिला इमारत है, जी कितना कंट्रास्ट है, सड़क के उस पार और सड़क के इस पार। तो वो चूहा वहाँ एक मकान में रहता, यहाँ घूम रहा था पूरे नाबार्ड में कि कुछ खाने मिलेगा, जी पर यहाँ हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से खाया था कि एक कण भी नहीं गिराया था। जी जी चूहा बहुत दुखी हुआ, उसने कहा कहाँ के लोग आ जाते हैं, जरा सा छोड़ा तक नहीं है इन लोगों ने, जी जी और सब खा गए। जी इससे अच्छी तो वो झोपड़ी है जहां पर कुछ भी ढका मुदा बंद नहीं है। वहां जरा सा धक्का मारो तो ढक्कन खुल जाता है और रोटी का बाहर टुकड़ा निकाल आप सकते खा सकते हैं। जी बच्चे इतना छोड़ देते हैं कि वहां से भी मिल जाता है, जी गिरा देते हैं कि वहां से मिल जाएगा। ये कौन से मर भूखे आए हैं कि इन लोगों ने कुछ भी छोड़ा ही गिराया नहीं है नहीं, छोड़ा नहीं। वो इस तरह से चूहा जो है हमारे बारे में बात कर हिसाब लगा रहा, और अपने परिवार से कहता, देखो मुझे एक लंबी यात्रा करनी है, मैं चूहों के राजा से मिलने जा रहा हूं, मुझे उन्हें सतर्क करना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कितना बड़ा संकट ये मनुष्य लेकर आ रहे हैं। अब सारे मतलब वो वहां से यात्रा पे निकलता है, और ये खबर सारे चूहा समुदाय में फैल जाती है, जगह जगह उसका स्वागत अभिनंदन होता है कि भाई एक आदमी इतनी बड़ी, एक चूहा इतनी बड़ी यात्रा पे जा रहा है, और उसका इतना बड़ा उद्देश्य है चूहा प्रजाति को बचाना। और वो बहुत दिनों की यात्रा करते हुए थका मांदा वहां पहुंचता है, और वहां पर बहुत सारी चूहियाएं, युवा चूहियाएं, बूढ़ी चूहियाएं, प्रौढ़ चूहियाएं उसको देखने के लिए लड़ रहे थे कि वो कौन है जिसका इतना जलजला है, इतना नाम है, रोज चर्चाएं हो रही हैं, वो आ रहा कहीं से, इतनी बड़ी यात्रा करके बंबई से आ रहा है।
तो वो सब जुलूस बना करके उसको ले जा रहे हैं और वो बिल्कुल सुलथ हो गया है, थक गया है, क्योंकि वो भूखा भी है, प्यासा भी है, चलकर आया है। लेकिन बाकी लोगों में बड़ा उत्साह है, नारे लग रहे हैं, हमारा चूहा कैसा हो, फलाना हो, जब तक चांद सितारे हो, इस तरह के नारे लग रहे। फिर उसको कहा गया कि आराम कर लो, कल जो है तुम्हारी मुलाकात हो। फिर वो मुलाकात होती, फिर बताता है कि ये लोग जो है देखिए इस तरह से मनुष्य जो है हमें मारने की कोशिश कर रहा है, वो दवाइयाँ बना रहा है, वो छिड़काव कर रहा है, वो जहर बना रहा है, वो डंडे से मारता है, ये सब तरीकों से हमें मार रहा है और एक दिन हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी, तो हमें बचना चाहिए। तो वो जो है वो सारे चूहों को बोलते हैं कि देखो भाई, इस बारे में रिसर्च करो और बताओ कि अपन इसका मुकाबला कैसे करेंगे और कैसे बचेंगे। तो बहुत सारे चूहे जो हैं, वो एक साइंटिस्ट क्या यहाँ का चूहा था तो वो वैज्ञानिक बातें आके बताता है, एक लाइब्रेरी का चूहा था तो वो किताबों में पढ़ी हुई बातों को बताता है अलग जगह। लेकिन सारे के सारे कहते हैं कि ये आदमी ऐसा कर रहा, हम इसको ऐसा करके मारेंगे, हम आदमी को ऐसा कर देंगे, हम वो जो वो कर रहा था ठीक उसका उसी उसमें। ये फिर दुखी हो जाता है, बोले देखिए हम मारने के खिलाफ ही तो आए हैं, बात करने आए हैं, क्या बात है, और आप भी कह रहे हो कि हम मार ही देंगे, मारेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। कोई रास्ता ऐसा बनाओ, निकालो कि वो भी रहे, हम भी रहे, और हमारी प्रजाति बची रहे, उसकी भी बची रहे, ये पृथ्वी बची रहे, ये ग्रह बचा रहे, सारे लोग बचे रहे, परंतु सबका जो है एक आनुपातिक जगह हो, सब जगह हो, साथ चल रही हो, एक दूसरे के प्रति जो है वो उदार भाव हो, सबका जीवन चले, परस्पर निर्भर हैं हम। और बोले ये कहते हैं कि चूहा दुश्मन है क्योंकि फसल का जाता है, तो आदमी भी तो दुश्मन है पेड़ों का, ये फल खा लेता है, ये फूल तोड़ लेता है, ये पत्ते तोड़ लेता है, ये जड़ों को खोद लेता है, ये जड़ें खा जाता है, ये यहाँ तक कि कड़वे फल करेला भी नहीं छोड़ता है, मिर्च भी नहीं छोड़ता है जो तीखी है, सब खा, तो ये दुश्मन है। तो क्या हम इसको मार डाले? नहीं, इसको नहीं मारेंगे। इस तरह की वो एक पर्यावरण संबद्ध बातें जो है एक इकोसिस्टम में हर एक अपना अपना। तो वो कहानी के लिए मुझे चूहों की सब प्रजातियों के बारे में अध्ययन करना पड़ा, उनकी लंबाई चौड़ाई, उनका कितने बच्चे देते हैं, कितने दिन वो जो है उनका प्रजनन काल होता है, कितनी उनकी संख्या होती है, कितने मर जाते हैं, कितने जिंदा रहते हैं, वो क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कहाँ रहते हैं, वो सब चीजें। क्योंकि अगर आप उतनी तकनीक में नहीं जाएंगे तो आप कहानी के प्रति भरोसा और विश्वास पैदा नहीं कर पाएंगे। तो एक लंबी कहानी है, लेकिन जब वो छपी तो उसका इतना उसको प्रतिष्ठा मिली, इतना नाम हुआ। सुभाष पंत एक बड़े विख्यात राइटर हैं, हमारे भाषा के कहानीकार हैं, उन्होंने जो है मुझे टेलीफोन किया, अच्छा, कि भैया जी तुमने क्या लिख डाला, इस कहानी को पढ़ करके जो है वो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि तुमने कितना इसमें रिसर्च किया हुआ। तो मुझे एक कहानी लिखने में 4 से 5 साल का वक्त लगता है, जी, और नहीं तो मैं नहीं लिखता हूँ। सर तो मैंने 40-45 साल में एवरेज 40-45 कहानियां लिखी। क्या बात है। लेकिन सब क्वालिटी होंगी, क्योंकि उसमें स्टडी है, उसमें रिसर्च है, उसमें मेहनत है। मतलब वो आप कहानी अंदर से आती है, ऐसा नहीं है कि आपने कहानी लिखना है, वो आती है, देखते हो, फिर उसके बाद में रिसर्च होती है, फिर कई उसके साथ में वो लिखी जाती है दौर में। कल मेरी बेटी का फोन था जी, फ्लोरिडा से जी, वो उसने कहा कि पापा उनके हस्बैंड के एक मित्र हैं राहुल जी, तो राहुल जो है उसमें है वो पानी का जहाज पर जो कमर्शियल है, अच्छा, मर्चेंट नेवी जी, तो उसको जो है वो किडनैप कर लिया गया था। ओ माय गॉड। और 6 महीने तक उनको जो है बंद करके वहीं जहाज पर कब्जा करके रखा, और नेगोशिएशन भारत के साथ चल रहा था कि कितना, तो चड्डी बनियान पे रखा, खाने भी नहीं देते थे, कभी कभी पानी भी नहीं देते, मारते कूटते भी थे, बहुत दुर्गति कर रहे थे। तो बहुत दिनों तक तो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेगा। अब फिर हैं वो छोड़ दिए गए जी, और पैसा ऐसा कुछ लिया उन्होंने सरकार से, और वो फिर से उसी में काम कर रहे हैं, फिर से जा रहे हैं, पर 6 महीने तक जो है वो बहुत ट्रॉमा में रहे, मेंटल। उनसे बात ही अगर आप इस विषय में करो तो नहीं कर पाते। तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा उनके साथ बैठिए और एक नॉवेल आपको लिखिए। तो वो पहले तो तैयार नहीं थे बात करने को, आप तैयार।
मैंने कहा बेटा लेकिन मुझे पहले मर्चेंट नेवी में 1-2 महीने जहाज पे रिसर्च रहना करनी। होगा। हाँ, अगर मैं एक एक चीज तकनीक नहीं जानूंगा, जहाज का एक एक पार्ट के बारे में नहीं जानूंगा, एक चैम्बर के बारे में जो उसकी टेक्निकल लैंग्वेज है, चीजों के नाम है, तो मैं अपना काम नहीं कर कर पाऊंगा। पाऊंगा जी। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, पहले तो वो तैयार हो, बातचीत हो, और फिर मुझको वहां जाके काम करना पड़ेगा। जब मैं सब जान लूंगा तब मैं लिखने का काम करूंगा। जी। तो मुझे करीब 5 साल लगेंगे पूरी इस पूरे प्रोसेस को करने में। जी जी तो इस तरह से देखो कैसे होगा। जी। तो अब इस तरह से लिखता हूँ मैं। सर मन में कहानी आई और बैठ के नहीं वो लिखता, जी जी जी। नहीं लिखता। सर। तो मैं इसी हिसाब से पूछ रहा था कि जैसे जब आपने स्लीमैन के ऊपर लिखा होगा, मतलब वो जो यात्रा जो मतलब आपको स्लीमैन तक ले गई, और फिर स्लीमैन पे जो इतनी रिसर्च जब आप करते हैं तो उसमें भी बहुत लगा होगा, और उसी का परिणाम है कि जब आपने लिखा तो वो ऐसा हो गया कि जो मतलब स्लीमैन ने खुद जो चीजें लिखी थी, क्योंकि वो इंग्लिश में थी, वो उतना जन जन तक नहीं थी, लेकिन आपके लिखने का सबसे अच्छा वो ये हुआ कि एक तो आपने बहुत जीवंतता से लिखा है। उसका रीजन साफ है कि चूंकि आप रिसर्च इतनी करते हैं, उसके साथ इतनी मेहनत करते हैं, तो लगभग उसी रूप में, और हम कहीं 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 उससे ज्यादा बेहतर रूप में सबके सामने आ सकी। मतलब जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है कि वो एक शख्स जिसने एक उस दौर में, और वो जो एक बहुत एक घटना है, जो एक मैनेस है पूरा ठगी का, उसको इतिहासकारों के लिए भी बहुत अच्छा है, और साहित्य पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा है, मनोविज्ञान समझने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो वो उस स्तर तक जब आप गए तो वो आपका रिसर्च कैसे थी, और कैसे आपने स्लीमैन को क्यों चुना? हाँ, मैंने नहीं चुना। मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं, अंग्रेजी मुझे बिल्कुल नहीं आती। लेकिन हम लोगों ने 1984 में परिक्रमा नाम की एक संस्था बनाई, और उसके तहत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत सारे काम धाम शुरू किए। तो हम नाटक लिखते थे, बच्चों के तैयार कराते थे, और आओ चलो करें वन का प्रबंधन, आओ पकड़ें टोंटी चोर, तरला तरला तितली आई, इस तरह के छोटे छोटे हम लोगों ने नाटक लिखे और बच्चों को तैयार कराया, और उसके शो करते थे। तो गांव में भी करते थे, शहरों में करते थे। कलेक्टर महोदय को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बहुत सारे अपने क्रियाकलापों के दौरान उस ड्रामे को करवाया। हमसे बोला कि आप बच्चों को लाइए और कराइए। इस बीच में कुछ और बड़ी संस्थाओं के संपर्क में आए और उन्हें बुलाया, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के कॉन्फ्रेंसेस में मुझे बुलाया गया। अब उनके सारी चीजें अंग्रेजी में होती थी उनके, तो मैं उनको पहले पढ़ता था, फिर हिंदी में अनुवाद करता था, लिखता था डिक्शनरी रख के, और फिर मैं उनके जवाब देता था, और इनको अपनी पत्नी को और 3-4 और जो हमारे और काम करने वाले लोग थे उनके बीच में उनको बताता था कि ये सब्जेक्ट है, ये है, इस पर बुलाई किया। तो इस तरह जो है वो मैंने अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करना खुद सीखा जी। और वो किया, और बाद में थोड़ा बहुत लिखना भी सीखा, बोलना भी सीखा। फिर बहुत सालों बाद मेरा बेटा जो है वो एमबीए करने के लिए गया, और जब वो एमबीए कर रहा था गुड़गांव में इंजीनियरिंग करने के बाद, तो एक दिन उसने मुझे 2-3 किताबें लाके दी। बोले ये विलियम हेनरी स्लीमैन की किताबें हैं, आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छी किताबें हैं। और स्लीमैन चूंकि यहाँ कमिश्नर रहे थे, तो वो एक तरह का इंटरेस्ट भी था, और ठगों के बारे में है, तो ठगों के बारे में कुछ सुना था, मैंने पढ़ा था। और मित्र प्रकाशन से एक 2 रुपए की किताब प्रकाशित हुई थी कभी बहुत पहले, ठग नाम की। उसको जो है वो एक बंगला राइटर थे, उन्होंने लिखा था। तो उसमें स्लीमैन की किताबों से ही छोटे छोटे टुकड़े थे, और 125 पेज की किताब थी वो मैंने पढ़ी थी। तो और कैलाश नारद ने धर्मयुग में कुछ पिंडारियों और ठगों के बारे में 2-3 स्टोरीज धारावाहिक लिखी थी, वो भी मैंने पढ़ी थी। तो थोड़ा उनके बारे में जानकारी थी, तो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत आकर्षक लगी। बेटे ने कहा इसका ट्रांसलेशन करिए। मैंने कहा मैंने तो कभी ट्रांसलेशन किया नहीं जी, और नावल का या किताब का तो कभी नहीं किया, छोटे मोटे कोई पर्चे का, पोस्टर का, पैम्फलेट का, कोई पुस्तिका का किया है। नहीं आप कर लोगे जी।
आप कोशिश करो। ठीक है, देखता हूँ। तो मैंने एक पन्ना पढ़ा जी। और एक पन्ने का ट्रांसलेशन किया। तो मुझे एक पन्ने का ट्रांसलेशन, एक लाइन का, दो लाइन का, चार लाइन करने पूरा रात लग गई। अच्छा, शुरू में। हाँ, सुबह चिड़िया बोलने लगी और मैंने कहा पन्ना नहीं हुआ है मेरा पूरा भी। बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैं उस भाषा के, हाँ जी जी अपनी भाषा के बारे में, मातृभाषा के बारे में मुझे लेकिन उसकी भाषा का क्या अर्थ है। जी स्लीमेन ने जंगलों के लिए वुड शब्द का प्रयोग किया है और हम लोगों ने फॉरेस्ट माने जंगल पढ़ा था। जी 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 अब ये क्या आ गया, वुड्स लकड़ी को कहते हैं। जी लेकिन जब मैंने पूरा सेंटेंस जमाया तो मैंने पाया कि नहीं, ये जंगल की बात कर रहा है, जी जी वनों की बात कर रहा है, अरण्य की बात। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी और उनकी चार चार लाइनों के सेंटेंस। हाँ हाँ जी पर मैंने उसको जब एक पन्ना किया, फिर उसको सुधार के दूसरा पन्ना किया, उसी को दोबारा किया, तिबारा किया, और जब एक पूरा चैप्टर हो गया तो मैंने उसको पढ़ने के बाद और बेटे से कहा तुम पढ़ लो। फिर मैंने एक दिन बेटी को सुना दिया जी। और एक दिन ज्ञानरंजन के यहाँ पहुंच गया। फिर अच्छा 20 साल बाद, मतलब हमारे पड़ोसी हैं आजकल तो, जी जी रामनगर में रहते हैं, मैं जयप्रकाश नगर में। तो मैंने कहा ज्ञान जी मैंने ट्रांसलेशन किया है, आप सुनिए। जी तो तब तक तो राय साहब राइटर हो चुके थे ना, तो उतना झंझट नहीं था। जी तो उन्होंने कहा हाँ सुनाओ। तो मैंने उसको सुनाया और सुना करके जब मैंने किया तो बोले यार ये तो लग रहा है कि तुम्हारा लिखा हुआ है, मतलब ये ओरिजिनल राइटिंग है, यही बोल रहा हूँ ये ट्रांसलेटेड तो है ही नहीं, इसमें जो है भाषानुवाद नहीं है, भावानुवाद। भावानुवाद है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अगर आप पास कर रहे हैं तो ये तो फिर मैंने जो है दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर करके पूरी किताब को साल भर में ट्रांसलेट कर लिया। जी और जब ट्रांसलेट कर लिया तो मैं उस भाषा के साथ मेरी दोस्ती हो गई, हाँ। उनके शब्दों को जानने पहचानने लगा, तब मुझे ज्यादा आसानी होती चली गई। और दूसरी किताब, तीसरी किताब, कुल मैंने 5 किताबों का अनुवाद ट्रांसलेशन किया है। वो करीब करीब 3,500-4 हजार पन्ने हैं हाँ, जिनको मैंने ट्रांसलेट किया। अब चूंकि ज्ञान जी को मैं सुनाता रहा, जी 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 शरद तिवारी जी आज आने वाले थे और नहीं आ पाए, गीता तिवारी, शरद तिवारी दोनों आज इन्वाइटेड थे, पर सुबह कोहरा बहुत हो गया और गीता जी जरा अस्वस्थ चल रही हैं, तो उन्होंने कहा फोन आया कि ठंडा है, तो हमने कहा आप आराम करिए। शरद तिवारी ने कहा कि यार मैंने इसको अंग्रेजी में पढ़ा था, मुझे इतना मजा नहीं आया जितना तुमने, क्योंकि ये हंस में धारावाहिक छप रहा था। जी 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 तो 24 महीने तक छपा, जी तो बहुत तो ओरिजिनल राइटिंग लग रही। तो मैं बड़ा इनकरेज हुआ कि भाई ओरिजिनल लग रहा, लोगों को मजा आ रहा है। तो ज्ञान जी को साहित्य भंडार इलाहाबाद वाले जो थे अग्रवाल साहब, उन्होंने कहा कि हमारे प्रकाशन के 50 साल हुए हैं, तो हम कुछ 50 किताबें छापना चाहते हैं। जी। तो आप बताइए जबलपुर में कोई किसकी किसकी छापे हैं, उनकी तो छाप ही रहते क्या। उन्होंने कहा हम तुमको एक बढ़िया बात बताते हैं। बोले यहाँ राजेंद्र चंद्रकांत राय हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा स्लीमेन की किताबों का अनुवाद किया है, तो आप देख लो। जी। अभी तक हिंदी में ट्रांसलेशन स्लीमेन का नहीं था जी। वो दूसरे दिन ट्रेन में बैठ के भीषण मई की गर्मियों में जबलपुर आ गए जी। और ज्ञान जी के यहाँ से उन्होंने फोन किया कि, ज्ञान जी ने फोन किया कि वो अग्रवाल साहब आए हुए हैं और हम उनको लेकर के तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। फिर वो लोग दोनों हमारे यहाँ आए जी। उनकी बहन यहाँ मेलोडीगंज में रहती हैं अग्रवाल साहब की, तो उनकी कार में फिर बैठे। तो मैंने बताया कि मैंने 4 किताबों का अनुवाद किया है और उसका ये है, बातचीत हुई। उनका चारों छापेंगे जी, और हर साल एक किताब आएगी जी। तो ज्ञान जी ने कहा इनको दे दो, तो मैंने चारों किताबें उनको दे दी। हार्ड कॉपी दे दी, सॉफ्ट कॉपी हमने उनको ट्रांसफर कर दी। उन्होंने हर साल एक किताब जी 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 छापी और 6-6, 3-3 महीने में उनका पहला एडिशन खत्म जी जी, दूसरा जी जी एडिशन आ गया। वही बता रहा है, प्रकाशक बता रहा है कि आपका एक एडिशन खत्म हो गया, हम दूसरे छाप रहे हैं जी। प्रकाशकों के मुंह से ये निकलवाना बड़ा कठिन काम है जी जी। ये पहला बड़ा कठिन, वो कहता आपकी बिकती ही नहीं है जी जी, क्या बात कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगा और किया। और सब दूसरे की भूमिका लिखो, आप दूसरे संस्करण की ये करो, हर किताब के 2 संस्करण जी जी। अग्रवाल सब चले गए, दुनिया में नहीं है, कोरोना की पहली चपेट में
जी 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 अग्रवाल साहब नहीं रहे, अब उनके बेटे हैं बेहोर अग्रवाल, वो भी काम देख रहे हैं। जी। तो इस तरह फिर सुलेमान की सब किताबें प्रकाशित हुई, सामने आई। हंस ने उसको धारावाहिक छापा। उसको सुधीर सक्सेना साहब एक हमारे दोस्त हैं, दुनिया इन दिनों पत्रिका दिल्ली से निकालते थे, उन्होंने उसके कुछ अंश छापे और भी कुछ पत्रिकाओं में छपा। नया जानोदय में ठग जाने ठग की भाषा शीर्षक से एक बड़ा आलेख छपा और लोगों को ये सारी जानकारी आई। फिर सौरभ बंजारा नाम के एक सोडा वाटर फिल्म्स के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इसको पढ़ा, उन्होंने मुझे संपर्क किया, टेलीफोन नंबर उसमें छपता था। उन्होंने एक सीरियल बनाया लुटेरे, और उसके 50-50 मिनट के 10 एपिसोड बनाए और उन एपिसोड्स पर मुझसे कहानी भी लिखवाई और उन्होंने मुझे टिप्पणी करने के लिए, कमेंट डॉक्यू ड्रामा है तो मैं बोलता हूँ 2-2.5 मिनट और 7-8 मिनट ड्रामा दिखाते हैं, कहानी ड्रामा। तो ये सब हुआ और आपने तो यहाँ जबलपुर शहर में इतना बड़ा कार्यक्रम श्रीमैन की स्मृति वाला कर दिया और उसमें थैंक यू श्रीमैन नाम का ड्रामा आपके सुकून रिसॉर्ट में खड़ी करने वाला है। मतलब वो जो मतलब जैसे हम कहें कि साहित्य को जो जैसे हम थोड़ा ही जानते हैं, लेकिन उसको पढ़ो और उसके अंदर घुसो तो बिल्कुल जैसे वो उस समय का समय सामने आ जाता है। आपका नरेशन और वो लेखनी इतनी अच्छी है और फिर लगता है कि ये वही शहर है, ये वही जगह है जहां आज हम हैं, वहां स्लीमैन थे, ऐसा करते थे, वो ठगे, उनकी पूरी सोसाइटी, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो सब सामने खड़ा होता है। तो उसके लिए तो हम सब आपके बहुत आभारी हैं कि आपने उन चीजों का अनुवाद किया।